Hello students of class 7th. Now this is the time to study for social science subject. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज को रीड किया था और इसमें हमने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को और उसके इम्पोर्टेंस को टाइमलाइन के थ्रू स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा और रिवाइज भी किया होगा। आज हम इस चैप्टर के सेकेंड पेज से स्टडी स्टार्ट करते हैं। आइए रीड करते हैं। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया saw far-reaching changes in all fields: political, social, cultural, and economic. In North India, several independent kingdoms had come up after the breakup of Harsha's empire. These kingdoms were engaged in frequent battles with one another, each trying to establish its supremacy over the others. It means भारत में मिडिवल पीरियड के टाइम राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव हुए। उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य के टूटने के बाद कई इंडिपेंडेंट रूलर्स आपस में एक दूसरे के राज्य को जीतने के लिए, एक दूसरे के स्टेट को कब्जा करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते रहे। आगे रीड करते हैं। Taking advantage of political instability and lack of unity among the Indian rulers, tribes from Central Asia entered India from the mountain passes in the northwest. They went on to establish mighty empires in India. The medieval period of Indian history is identified today with a series of Turkish, Afghan, Persian and Mongol dynasties that ruled in India from the 11th to 18th century CE. It means भारतीय राजाओं की इसी एकता की कमी के कारण मध्य एशिया की ट्राइब्स ने भारत में माउंटेन पासेस से एंटर किया। जो मध्य एशिया की जनजातियां थीं, उन्होंने देखा कि भारत के राजा आपस में युद्ध करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और वो भारत में आए। भारत में मिडिवल पीरियड की पहचान आज तुर्की, अफ़गान, फ़ारसी और मंगोल डिनेस्टीज़ से की जाती है, जिन्होंने भारत में 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक शासन किया। इसका मतलब है कि भारत में मिडिवल पीरियड में वही सिचुएशन थी जो 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक इन सभी के शासन के टाइम पर थी, जैसे तुर्की, अफ़गान, फ़ारसी और मंगोल के टाइम पर। आगे रीड करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड, साउथ इंडिया remained largely unaffected by the events in the north. Prosperous kingdoms like the Cholas and the Rashtrakutas flourished in the south. It means नॉर्थ इंडिया की इन सभी घटनाओं का साउथ इंडिया पर कोई ज़्यादा खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और उस समय साउथ इंडिया में चोल और राष्ट्रकूट राजवंशों का शासन था। स्टूडेंट्स, इस पेज के राइट साइड में अपर साइड एक आर्टिकल दिया गया है। आइए इस आर्टिकल को रीड करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, the division of historical periods is not the same in all parts of the world. In Europe, for example, the medieval period extended from 600 to 1500 CE. This period was also known as the Dark Ages. It was a time of feudalism, where lords were served by bonded laborers called serfs. Modern history began with the Renaissance, followed by the Industrial Revolutions. Students, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दुनिया भर के हिस्ट्रिकल पीरियड्स को सभी जगह समान तरीके से डिवाइड नहीं किया गया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरोप का मिडिवल पीरियड 600 सीई से 1500 सीई तक चला और इस टाइम को डार्क एज कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि डार्क एज का मीन्स होता है अंधकार युग, अंधकार का समय। यह फेडरलिज्म का समय था और इस समय में क्या होता था कि ज़मींदार मज़दूरों से बंधुआ मजदूरी करवाते थे। इस युग को फेडरलिज्म कहा जाता था। इट मीन्स सामंतवाद का समय। यूरोप का मॉडर्न पीरियड वहाँ की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शुरू होता है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही वहाँ पे रिनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण का समय शुरू होता है। तो बच्चों, ये आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ लिया और इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर करेंगे।